नमस्कार। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफिशियल लेक्चर नंबर 110 है। सब्जेक्ट है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड और टॉपिक है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा और सेक्शन हमारा है 11। इससे पहले हमने पढ़ा था रेस सब जुडाइस और अब है रेस जुडिकेटा। रेस सब जुडाइस धारा 10 की बात करता था, 10 में बात करता था और रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 में बात करता है। अब आइए पहले इसकी डेफिनेशन जो बेयर एक्ट में दी गई है वो एक बार इस पे आपके तवज्जो। आपको लगेगा दोनों जैसे प्रिंसिपल रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडाइस एक ही है, लेकिन इनमें अंतर है थोड़ा सा, लैंग्वेज से लगते हैं ऐसी हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and subsequently in issue has been directly and subsequently in an issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they are or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such suit has been subsequently raised, issue has been raised and has been heard and finally decided by such courts। फिर इसकी 8 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। यहां मैं जरा से पहले अगर देखो रेस जुडिकेटा क्या कहता था, रेस सब जुडाइस कहता था कि यदि एक मुकदमा विचाराधीन है तो दूसरा मुकदमा नहीं विचाराधीन किया जाएगा, अर्थात नहीं चलने दिया जाएगा दूसरा, अर्थात दूसरे वाले को रोक दिया जाएगा। यहां क्या कह रहा है, यदि एक विवाद बिंदु पर और किन्हीं पक्षकारों के बीच में एक निर्णय यदि कोर्ट ने दे दिया तो दूसरा निर्णय नहीं लाया जाएगा। क्या है, इसी को कहते हैं प्राग न्याय का सिद्धांत। इसी को कहते हैं प्राग न्याय का सिद्धांत या रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय। आप इसे प्राग न्याय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा भी कह सकते हैं। पूर्व न्याय का सिद्धांत भी कह सकते हैं और रेस जुडिकेटा तो आएगी। तो सेक्शन 11 क्या कहना चाहता है, एक वाद का एक ही निर्णय समान पक्षकारों के बीच काफी है। अभी कोई बात ऑलरेडी डिस्कस्ड और डिसाइडेड हो चुकी है, उसको दोबारा क्यों डिसाइड कराना भाई, क्यों? क्या कहती है, वन सूट एंड वन डिसीजन इज एनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट। वन डिस्प्यूट वन डिसीजन। भाई आप पे पैसा है तो इसका मतलब है बाढ़ थोड़ी ना लगा दोगे, दूसरी पार्टी को परेशान नहीं कर दोगे, आप रईस हो तो कोई लिमिटेशन है ना। तो वन सूट एंड वन डिसीजन इज एनफ फॉर ए सिंगल डिस्प्यूट। अब आगे चलते हैं। जो सेक्शन है प्राग न्याय का सिद्धांत, वो कहता है कि यदि पार्टीज ने आपस में कोई मुकदमा किया, उनकी फैक्ट, उनकी परिस्थितियां, उनकी विषय वस्तु और पक्षकार, सब्जेक्ट मैटर
सेम है, और उस इशू को कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और एक बार जजमेंट हो गया, तो दोबारा उसी बात पर जजमेंट नहीं होगा उन्हीं पार्टीज के बीच में, अर्थात एक जजमेंट ही काफी है। तो ये बात कि आपके केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा या प्राग न्याय का सिद्धांत लगता है, आपको अगर कोई दूसरा वाद डाला जाता है तो उसके अंदर जज साहब की नॉलेज में तुरंत लानी चाहिए, अर्थात पहली पेशी पर ही लाना चाहिए। रस में और थोड़ा सा और हल्का करता हूं इसको। इस सेक्शन का उद्देश्य फालतू फंड की मुकदमेबाजी, फालतू फंड की इसलिए कहता हूं जो आसानी समझ में आ जाएगी, व्यर्थ की मुकदमेबाजी, अननेसेसरी को रोकना है। न्यायिक निर्णय जो पूर्व में हो चुका है उसे गलत ना साबित होने दिया जाए, यह भी इसका उद्देश्य है। बहुत सा आदमी क्या कहता है, नहीं मेरा निर्णय हो गया, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं। तो मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं। व्यर्थ के वादों को रोकना, व्यर्थ के मुकदमाबाजी को रोकना नंबर 1, वाद बहुलता को रोकना, खामोखाम उसी इशू पे मुकदमेबाजी को रोकना, न्यायिक निर्णय जो पूर्व में हो चुका है उसे गलत साबित करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप पे पैसा अपने पास रखिए, न्यायपालिका ने एक बार निर्णय दे दिया, दैट्स एनफ। आधार वही बात, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स रोकना, दोहरी मुकदमेबाजी से सुरक्षा, यानी कि चर्चा मुकदमे चलेंगे एक ही बात के लिए। एक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सही साबित करना या सही में अंतिम बनाना। मान लो आप बेरबेर मुकदमे डालोगे, नहीं, एक बार जजमेंट हो गया, दैट्स एनफ है। जजमेंट एक ही बार होगा, यानी कि आप बात बदल के छोटी छोटी टुकड़े में बदल के उसे वो बनाने की कोशिश करोगे, न्यायपालिका को धोखोगे नहीं। तो इसे और एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा भी आपको, इसकी यूटिलिटी क्या है इस नियम की। देखिए, एक तो राज्य के हित में है। राज्य के हित में कैसे है? देखो भाई साहब, जब न्यायपालिका चलाई जाती है उसमें खर्चा आता है। आदमी 20 रुपए का मुकदमा डालता है, 20 रुपए की वैल्यूएशन का या 50 रुपए की का, और आप सोचो जुडिशियल स्टाफ की तनख्वाहें, स्टाफ की तनख्वाहें, सरकारी जगह, जमीन, बिल्डिंग्स, बहुत सारा खर्चा होता है। न्यायपालिका सरकार ने इसलिए नहीं बैठा ली है कि एक ही बात को 20-20 बार डिसाइड किया जाए। तो राज्य के हित में भी है कि ऐसे नियम होने चाहिए जिससे समाज को फायदा हो, और नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए ना देश को। वो न्यायिक अधिकारी दूसरे निर्णय को कर सकता है। जब एक बार डिसाइड हो गई तो डिसाइड हो गई, भाई दिस इज नॉट, ये पेन मेरा है या आपका है, ये एक बार डिसाइड होगा। उसके लिए आपको मौका दिया ना, अपील कर लो, अगर गलत डिसीजन हो गया तो अपील कर लो, रिवीजन कर लो, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लेकिन ये नहीं कि बेर बेर इसी पेन को, के पेन मेरा या उसका, पेन है उसका। जब एक बार ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये पेन स्टूडेंट का है, टीचर का नहीं है, तो ये पेन स्टूडेंट का रहेगा, टीचर का नहीं रहेगा, मेरा नहीं। जब ये पेन मैंने आपसे लिया, दस्तखत करे, लिया, अब बाद में मैं कह लूं मेरा है, और कोर्ट ने कह दिया नहीं ये पेन स्टूडेंट से लिया था आपने, गवाही आ गई, तो फाइनल हो गया। ये बेर बेर नहीं चलेगा। उदाहरण है बता रहा हूं, यही रेस ड्यूटी का है,
यही रेस जुडिकेटा है। एक बार यदि टाइटल डिसाइड हो गया, एक बार जो बात डिसाइड हो गई, आप उसे अपील रिवीजन में कितना चैलेंज करें, लेकिन बेर बेर मुकदमे नहीं ला सकते आप उसके। आगे चला समझे तो राज्य के हित में है, क्योंकि सरकार का पैसा खर्च होता है मुकदमेबाजी पे। अगर पार्टीज 1 रुपया लगाती हैं, को 10 रुपए की कोर्ट फीस देती हैं, तो सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च आता है। मैं समझता हूं एक न्यायालय पर ही कम से कम सरकार की तनख्वाह अगर मैं आज की डेट में लगाऊं, मंथली लगाऊं, एक कोर्ट की, एक कोर्ट में कम से कम 10 स्टाफ काम करता है, 2 स्टेनो, एक पेशकार, एक जज साहब, 4 तो यही होगा। नीचे कम से कम 2 एलमत, 2 चपरासी, बिल्डिंग के रख रखाव करने वाले अलग, बिजली वाले अलग, पंखे वाले अलग, टोटल मिलाकर 10। इनकी सैलरी लगाए आप तो कम से कम मैं नहीं समझता आज की डेट में 10 आदमियों की तनख्वाह कम से कम 5 लाख रुपए, मिनिमम 6 लाख रुपए करीब होगी। 6 लाख रुपए सरकार के खर्च होते हैं। अगर ये फालतू के काम ना, मुकदमे ना आए तो राज्य की बचत हो सकती है, नंबर 1 बात। दूसरी, ये मुकदमेबाज है ना, जिन्हें मोदी जी ने एक जगह एक शब्द कहा, आंदोलनजीवी, ये मुकदमेबाज, ये वर्ड यूज किया ना, मुकदमेबाज, ये बाज है जो लगाया, ये भी हैबिट है। ना तो हम शांति से बैठे, ना दूसरों को बैठने देंगे। तो ऐसे मुकदमेबाजों को रोकना भी जरूरी है। न्यायालयों के हित की सुरक्षा, अरे एक जजमेंट जब हो चुका, एक बात हो चुकी, तो यार उनको न्यायालय को फिर ये होता ना कि अबे यार ये इनने कुछ कह दिया, इनने कुछ कह दिया, तो इसको भी रोकना तो न्याय हित में भी है ये। अब जरा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ना, इसमें ज्यादा बातें हैं कि मैं इसमें कहूंगा भाई इसमें 4 घंटे बहस करूंगा, नहीं, ये तो 20 मिनट का टॉपिक भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। इसमें बात ही है, एक मामला मुकदमा डिसाइड हो चुका, दोबारा नहीं चलेगा उसी बात पर। अब मैं इसे 40 शब्दों में कहूं या 50 शब्दों में कहूं, एक बार जो किसी विवाद पर एक मुकदमा हो चुका, वो दोबारा नहीं दायर होना चाहिए। अगर हो गया है तो वो चलना नहीं चाहिए, बस। What are the elements of this? Elements, जरा सुने। बताने की कोशिश करता हूं। पूर्ववर्ती वाद में, जो पहले वाद हुआ है, और पश्चाती वाद में जो बाद में मुकदमा डाला गया है, इन दोनों के जो वादग्रस्त विषय का प्रत्यक्ष एवं सार रूप से अंतर्ग्रस्त होना चाहिए। अर्थात पहले जो मुकदमा डाला गया है और जो दूसरा मुकदमा गया है, उसका जो वादग्रस्त विषय है वो सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो इसकी है। अर्थात क्वेश्चन इन डिस्प्यूट इज द सेम, क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट इज द सेम, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इज द सेम, और उस पर पहले वाले न्यायालय के द्वारा निर्णय आ चुका है, तब ये प्रिंसिपल लागू होता है, तब ये प्रिंसिपल लागू होता है। नंबर 2 बात, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती, अर्थात पहले जो मुकदमा था और जो मुकदमा दोबारा न्यायालय में दाखिल किया गया, उनके अंदर पार्टी सेम थी, या उन्हीं के प्रतिनिधि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं नाम बदल के।
नंबर 3, पूर्ववर्तीवाद में उसी हक का निर्धारण किया गया हो, पूर्ववर्तीवाद में उसी टाइटल को डिसाइड किया गया हो जो कि पश्चातवर्ती में जो मांगा जा रहा है। चौथी, जो निर्णय था पहली अदालत में वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, जुरिडिक्शन रखती थी, उसने ये वाद डिसाइड किया था पहले वाला। तो दोबारा औचित्य क्या है, ये कहने का मारूजा है। अर्थात पूर्ववर्ती न्यायालय का विनिश्चय विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया था, अर्थात कॉम्पिटेंट कोर्ट थी। जो बाद में मुकदमा लाया गया है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो पहले मुकदमे में डिसाइड किया जा चुका है। जब पहले मुकदमे में सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड किया जाता है तो दोबारा क्यों, इसीलिए कहते पूर्व न्याय का सिद्धांत, अर्थात पहले जो न्याय हो चुका है उसकी खिलाफत नहीं करनी जाएगी। शब्द को समझो, पूर्व न्याय, पहले न्याय, पहला न्याय जो पहले हो चुका। और धारा 10 में क्या था, 11 थी, धारा 10 में क्या था, विचाराधीन न्याय। वहां मुकदमा में विचार हो रहा था, यहां मुकदमे में विचाराधीन था, वो पेंडेंसिंग था। ये क्या है, प्राग न्याय, हिंदी से पढ़ता हूं, तो मैंने कुछ और वर्ड भी यूज किया था इसको, पूर्व न्याय का सिद्धांत। पूर्व न्याय अर्थात न्याय हो चुका है, डिसीजन इज ए न्याय ना, तो ये पूर्व न्याय का सिद्धांत ये कहना चाहता है कि जब एक बार न्याय हो चुका है तो दोबारा न्याय क्यों हो, और वो है रेसब्जुडाइज कि वहां विचाराधीन है मामला, तब दोबारा पार्टी डालती है। यहां क्या है, मैटर डिसाइड हो चुका है, इसको ये अंतर भी है थोड़ा सा। अब जरा सा लॉ पॉइंट्स की बात करते हैं। एआईआर 2014 कर्नाटका पेज 58, उच्च न्यायालय क्या कहता है जरा सुने। प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, जो निर्णय कोर्ट ने दिया था, ट्रायल कोर्ट ने दिया था, प्रतिवादी ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा कोई अपील नहीं की गई। फिर मुकदमा कैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। वंस यू एडमिटेड द जजमेंट, जजमेंट इज द फाइनल वन। एआईआर 2014 कर्नाटका पेज नंबर 58 कहता है ऐसा। और एक उदाहरण और सुनना जरा, थोड़ा सा ये भी बताना ना कि कहां कर सकते हैं। फिदा हुसैन बनाम मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट 3001, नाम से मिल जाएगा अगर देखेंगे आप इस टाइटल को। वो ये जगह बताती है कि जहां ये सिद्धांत लागू नहीं होता। अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि कहां ये सिद्धांत लागू नहीं होता और कहां लागू होता है, ये पहले बता दिया। जिसमें निर्णय अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा दिया गया। मान लो कोई जजमेंट न्यायालय को देने की पावर ही नहीं थी, जजमेंट देने की। सुप्रीम कोर्ट की एक खासियत है, वो ये भी बताती है कि इस नियम के वाद क्या होंगे और इसके अपवाद क्या होंगे। किसी ऐसी कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया जो कॉम्पिटेंट नहीं थी, तब प्रिंसिपल रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। दूसरी, जिसमें विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न अंतर्लिप्त रहा हो। अगर कोई विधि का क्वेश्चन का इन्वॉल्वमेंट रहा हो और वो जो है न्यायालय क्षेत्र अधिकार न रखता हो, तो ऐसे में
यह सिद्धांत लागू नहीं होता। देखिए, इन बातों को अगर हम बढ़ाने पे आए तो इन्हें हम बहुत सारी बात ये बढ़ा के कह सकते हैं। जैसे पूर्ववर्ती और पश्चातवादों में समान पार्टी होनी चाहिए, पूर्ववर्तीवाद में पश्चातवर्तीवाद में के वादग्रस्त विषय प्रत्यक्ष सार्थ अंतर्गत होने चाहिए। हमने ये आपको यहां पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो किताबों में तो इस चैप्टर पे 20 पन्ने लिखे हुए और हम यहां 2-4 स्टडी करते हैं। तो मैं समझता हूं आपकी शायद इतने से प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कुछ बातें मैं और बता देना चाहूंगा। यहां पार्टीज में समझौता होता है। समझौता फाइनल डिसीजन नहीं होता, समझौता कंडीशंस पर होता है। तो उस पर यह प्रिंसिपल रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। समझौता डिग्री अथवा समझौते की डिग्री, समझौते के आधार पर जो डिग्री है, अथवा आदेशों पर लागू नहीं होता। ये ऐसे आदेशों पर जो समझौते के आधार पर हो, क्योंकि ये समझौते जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रकार का करार के ऊपर आधारित होते हैं। शर्तें हैं, नहीं पसंद आई कर सकते हैं, दोबारा कर लेंगे, लेकिन उन पे लागू नहीं होता ये। नंबर 2, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, यहां न्यायालय के निर्णय की बात चल रही है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र पर लागू नहीं होता ये। आरंभ में ही खारिज किए जाने वाले बहुत से वाद इन लिम्नी खारिज कर दिए जाते हैं, उन पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि डिसीजन फाइनल नहीं होता। अब मान लो किसी की स्पेशल लीव पिटीशन खारिज हो गई, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन नहीं है। स्पेशल लीव पिटीशन फाइनल डिसीजन तो नहीं ना। ठीक है, नहीं एक्सप्लेन कर पाया, दोबारा एक्सप्लेन कर लेगा। तो स्पेशल लीव पिटीशन पर भी लागू नहीं होता ये रेस जुडिकेटा। इसका जो इश्यू है, अगर दूसरे बाद में आप उठा रहे हैं इसको, तो प्राइमरी इशू, प्राइमरी स्टेज पर उठाओ, इससे टाइम की बचत होती है। अगर निर्णय हो भी गया तो पुराने वाले निर्णय को खत्म नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, और ये समझ लो कि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ये स्टार्टिंग में इस सीआरपीसी में ये अभी 5-4 सेक्शन और आएंगे। ये इसी बात के आएंगे कि वाद बहुल्यता को रोका जाए, मल्टीसिपिटी ऑफ केसेस को रोका जाए। अब ये देखिए, सेक्शन 10 आ गया, इसी बात पे था। सेक्शन 11 आ गया, वो पेंडिंग ट्रायल था, ये डिसाइडेड केस उस पर आ गया। और इससे आगे एक सेक्शन अभी जो है मैं समझता हूं वो सेक्शन ये 12 आएगा, ये बहुत बड़ा था। 12, 13 और 14 आएंगे। ये बार टू फर्दर सूट एंड फॉरेन जजमेंट, 12, 13, 14 जो सेक्शंस हैं वो भी बार टू फर्दर सूट, तो वो बिल्कुल सेम ही है। ये भी पढ़ाऊंगा अगले में। वेयर प्लेंटिफ इज प्रिकुलेटेड बाय रूल्स from instituted further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. मैं तो सोच रहा हूं यहीं पे पूरा कर दूं, कोई यहीं पूरा कर दूं इसको। अभी 5 मिनट हैं। ये वाला जो है
जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियम द्वारा प्रवृत्त है, वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है कोई वाद ऐसु वाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का अधिकार नहीं होगा। ये बार टू फर्दर सूट, ये क्या कहना चाह रहा है जरा इसको समझ लो, लेकिन यह है कि कहीं मिक्सचर ना हो जाए आपका। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 मिनट है मेरे पास और एक टॉपिक इस पर बनेगा नहीं, ये टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। धारा 12 है, 5 मिनट की है, चलो 4 मिनट है, बताता हूं। वाद बहुलता रोकना इसका उद्देश्य है। एक ही कॉज ऑक्शन पर एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, पर यदि कोई अनुतोष कई अनुतोष बनते हो, अगर मान लो आपने एक मुकदमा डाला और उसके अंदर कई रेमेडी बनती थी, तो आपको जितनी रेमेडी बनती थी उसी सूट में मांग ले लेनी चाहिए थी। ये नहीं है कि आप वो केस डिसाइड हो गया तो फिर आपने दूसरे के लिए डाल दिया, फिर तीसरे के लिए डाल दिया। नहीं, अगर आपका एक कॉज ऑफ एक्शन है, मान लो आपके मकान में कोई व्यक्ति किराएदार है या किसी ने कब्जा कर रखा है, तो आप पहले ये नहीं कि पहले तो कब्जे का मुकदमा डाल दो उस पर, फिर वो जो रिया उससे नहीं तू रिया भी है, तूने इस्तेमाल किया, इसका मींस प्रॉफिट और दे। कहने का मतलब यही है कि यदि आप मुकदमा ला रहे हो तो एक बार लाओ, उसमें अपनी सारी रिमेडी मांगो। ये नहीं है कि बेर बेर एक मुकदमा डाला फिर उसके बाद दूसरी रिमेडी फिर तीसरी, नहीं। उदाहरण के तौर पर क्या है जरा सा, मकान पर कब्जा करने का यदि कोई केस है आपका, तो कब्जा पुनः प्राप्ति के लिए भी रिक्वेस्ट करो, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अनुतोष एक ही बाद में मांग लो, ये नहीं है। लेकिन यदि कब्जा पुनः प्राप्ति का वाद डाला है, उसका निर्णय हो जाता है, तब क्षतिपूर्ति प्राप्ति का नया वाद संस्थित नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक के बाद एक मुकदमा धड़ा डालोगे, नहीं। कहने का मारूजा ये है कि जो तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है और जो उसकी रेमेडी बन रही है वो सारी की सारी एक बार में लो, ये सेक्शन 12 कहता है। तो 11 और 12 ये मुकदमेबाजी रोकने वाले सेक्शन है। 10, 11, 12 मैं जरा सा इसको पढ़ देता हूं एक बार, किताब में से 2 मिनट अभी बाकी हैं। नियम है 12 में कुछ दिए हुए हैं, पहले तो यही पढ़ देता हूं क्या है ये सेक्शन। जहां पर कोई वादी किसी वाद विशेष कारण के संबंध में आगे किसी वाद को संस्थित करने से नियमों के द्वारा वंचित कर दिया गया है, तो वह ऐसे किसी न्यायालय में जिस पर यह संहिता लागू होती है ऐसे वाद कारण के संबंध में वहां संस्थित करने के लिए अधिकृत न होगा। अर्थात वो मुकदमा बेर बेर एक ही बात के लिए जो रिमेडी लेनी है सारी एक ही बार ले ले। उदाहरण को बता रहा हूं, आदेश 2, ये 12 की बात चल रही है। धारा 12 केवल ऐसे वादों पर प्रयोजित होती है जिसको संस्थित किए जाने के लिए संहिता के किन्हीं नियमों द्वारा वर्जित किया गया है। ये नियम निम्नलिखित है। आदेश 2 नियम 2, आदेश 2 के नियम 2 में यह व्यवस्था की गई है, वादी को अपने वाद में संपूर्ण दावों को एक साथ सम्मिलित करना चाहिए। यदि वादी उनमें से किसी एक को या किसी भाग के वाद में सम्मिलित करना छोड़ देता है तो वह ऐसे छोड़े गए दावे के लिए वाद संस्थित नहीं कर सकता। देखिए आदेश तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर गड़बड़ है। आप यहां इसको इतना ही समझ के चलो, इतना इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकेटा और सब रेस सब जुडाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप एक मुकदमा लाते हो तो जितनी रिमेडी तुम्हें किसी सब्जेक्ट मैटर पर मिल सकती हैं सारी की सारी उसी मुकदमे में ले लो, मांग लो। आप उस मुकदमे को डिसाइड होने के बाद में अगर बाद में मुकदमा लाओगे तो वो अलाउ नहीं होगा, सीधी सी बात ये है। सेक्शन 12 आपसे ये कहना चाहता है। मैं अगर यहां पे एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ये कहेंगे जी आप आदेश कहां से आ गया इसमें,
अभी मैं आदेश पे पहुंचा नहीं, सेक्शन पे चल रहा हूं, तो मैं आदेश यहां समझाना नहीं चाहता आपको। वो आदेश आपकी नॉलेज में अपने आप आते रहेंगे कि क्या मना है क्या मना नहीं है, क्या मना है क्या मना नहीं है, ये आपके सामने अपने आप धीरे धीरे आएंगे। अगर मैं इन आदेशों को तुम्हारे इस सेक्शन में एंट्री करा दूं अभी, क्योंकि ये इसमें देखो कितने सारे की बात करता है। आदेश 2 नियम 2, आदेश 9 नियम 9, आदेश 22 नियम 9, आदेश 23 नियम 1, आदेश 23 नियम 3, आदेश 23 नियम 3, 47 1, धारा 95 2, धारा 144 2। क्या वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, आप ना तो यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे। तो आप बस ये समझो, रिमेडी यदि मांगनी है तो एक बार में मांग लो, बेर बेर में रिमेडी नहीं मिलेगी। और विदेशी न्याय का तो मतलब ही नहीं हमारा, विदेशी निर्णय तो हमारे यहाँ लागू नहीं होते, केवल प्रीवी काउंसिल के निर्णय लागू होते थे। तो विदेशी अब तो लागू नहीं होते, पहले प्रीवी काउंसिल जो कहती थी उसको माना जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जो है इंग्लैंड से गवर्न होती थी। तो उस समय तो प्रीवी काउंसिल के निर्णय आज भी माने जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाहर से न्यायालय का मतलब है जहां हमारी केंद्र सरकार की सरकार नहीं है, उन न्यायालयों को लिए तो ये क्या विदेशी निर्णयों का, इसको हम नहीं पढ़ेंगे ना पढ़ा रहे। तो हमारा कहने का यही है कि रेस जुडिकेटा पे ज़्यादा स्ट्रेस करो, और ये जरूरी इतना ही था कि एक बार रिमेडी मांग लो जो चाहिए आपको। नमस्कार, टाइम नहीं बचा इसमें।